Yeah, today I will go with fourth टेस्ट सीरीज। आज हम लोग फोर्थ टेस्ट सीरीज को लेके बात करेंगे। In this test series there are 100 multiple type questions, but today I will discuss only 30 questions। आज हम 30 या 35 questions ही डिस्कस करेंगे। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। फर्स्ट आई हैव टेकन 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चन का एक फाइल है। पहले हम उस पर बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी और एलटी ग्रेड, उन सब का। एलटी में तो ये मुझे लगता है सिलेबस में ही ये पोएम है, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि द एलिजी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स वाज रिटन बाय। इट वाज रिटन बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन। अब जहां तक इसमें बात है टी एस एलियट, क्रिस्टोफर फ्राई, स्टीफन स्पेंडर, मैं इन सब पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें से केवल एक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो टी एस एलियट है। अगर हम टी एस एलियट पे कोई चीज बात करते हैं तो बस आपको ये समझना है कि एलियट वाज अ मॉडर्न पोएट। ही वाज बोर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1965। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। एलियट को एक और क्रेडिट दिया जाता है कि ही हैज रिटन द वेस्टलैंड, बर्थ नॉर्टन, जीरोशन, जर्नी टू मेजाई, प्रूफ्रॉक, जो आपके यहाँ एलटी में सिलेबस में भी है, खास करके लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। और टीएस इलियट का द वेस्टलैंड भी सिलेबस में, जिसमें प्रूफ्रॉक मैंने कवर करा दिया है, एक्सप्लेनेशन भी करा दिए और उस पर टेस्ट भी करा चुके हैं। तो हम थोड़ा सा एलियट को लेकर के केवल मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, आई एम रिकॉलिंग योर मेमोरी, सो मेनी थिंग्स आर स्टोर्ड इन योर मेमोरी, आई एम रिकॉलिंग दोस थिंग्स। हियर आई वुड लाइक ओनली टू टेल यू कि एक क्वेश्चन का आंसर तो डब्ल्यू एच ऑर्डन है। डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज के पोएट थे, लेफ्ट विंग पोएट थे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित थे। लेकिन एक ऑप्शन जो टी एस एलियट दिया है उस पर थोड़ा सा मैं बात कर रहा था कि 1888 में वो पैदा हुए हैं, 1965 में उनकी मौत हुई है। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका बट गॉट द सिटीजनशिप ऑफ इंग्लैंड। फिर मैंने आपको बताया कि उसके अलावा उनको नोबेल प्राइज 1948 में मिलता है। उनका कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है जिसमें द वेस्ट लैंड है, प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन ऑफ द पोएम है जिसमें 12 पोएम्स आई थी, उनमें से लव सॉन्ग ऑफ जेल्फर प्रूफ्रॉक पहली पोएम रही है। इसके अलावा उनका बर्ट नाटन है। बर्ट नाटन के अलावा उनका जिराशन पोएम है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है। और इसके अलावा जर्नी टू मेजाई है। ही हैज रिटन सो मेनी पोएम्स। तो पोएट के साथ साथ वो ड्रामेटिस्ट के रूप में भी फेमस रहे। उनका ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल, या मर्डर इन द कैथेड्रल के अलावा इफ यू गो विद द फैमिली रियूनियन, कॉकटेल पार्टी, रॉक, और इसके अलावा उनका जो और भी प्लेस है वो सारे के सारे प्लेस यू सी या यू फाइंड। What I want to say, what I want to tell you कि when you go with this writer, जब आप इस राइटर के साथ जाते हैं तो काफी कुछ जरूरत होती है कि आप उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि काफी ब्रॉड है। उनका लाइफ, लाइफ के अलावा उनका कंट्रीब्यूशन एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ पोएट और एज अ क्रिटिक। अब जैसे आप क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो उनका 3 क्रिटिकल ऐसे है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो 1917 में आया था, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में आया है। एक और उनका क्रिटिकल ऐसे मेटाफिजिकल पोएट्स जो 1921 में आया हुआ। तो यू फाइंड द एलिजी, पहला जो क्वेश्चन है, द एलिजी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स वाज रिटन बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन। बाकी मैंने एलियट को केवल एक्सप्लेन किया। बाकी क्रिस्टोफर फ्राई और स्टीफन स्पेंडर एक क्रिटिक्स है, इनके बारे में आपको ऐसा कोई खास जानने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी एसेज वर पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर। जो द स्पेक्टेटर था यह एक जर्नल रहा है। द स्पेक्टेटर नाम का जो जर्नल है, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन था।
उसके इस इश्यूज के आने में। और इसमें टोटल 555 एसेस पब्लिश हुए थे। 555 एसेस पब्लिश हुए थे। और ये जो जर्नल था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 18वीं शताब्दी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जर्नल ये था, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जर्नल ऑफ द 18th सेंचुरी। इसमें रिचर्ड स्टील है, जोसेफ एडिसन है, उनका वो जो पीरियोडिकल एसेज वगैरह है वो सब उसमें पब्लिश हुआ। और उसमें उन्होंने उन एसेज में एक तरह से कहा जाए कि जो मिडिल क्लास था या लोअर मिडिल क्लास, उसकी लाइफ का उसमें भी ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी उनकी लाइफ को जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, उन सब चीजों को रखा। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, यह एक दूसरा पॉइंट है जो आप देखते हैं, हाउ मेनी एसेज वर पब्लिश इन द स्पेक्टेटर। 555 रहा है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, ओथेलो वाज बेस्ड ऑन। ओथेलो ये हम सबको पता है शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। और वो जो 4 ट्रेजेडीज है उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था, होक, HOKM। एच फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। 1602 में ओथेलो पब्लिश हुआ। 1602 में हैमलेट पब्लिश हुआ। 1604 में ओथेलो पब्लिश हुआ। 1605 में किंग लियर और 1606 में मैकबेथ। जो तीसरा क्वेश्चन है, ओथेलो वाज बेस्ड ऑन, तो ओथेलो वाज बेस्ड ऑन एन इटालियन टेल इन होका टोबी थी। ये आपका आंसर, इसका फोर्थ वाला ये सही है। और मैंने बताया कि ओथेलो वाज द 4 ग्रेट ग्रैंड ट्रेजेडीज जो शेक्सपियर का, इट वाज one of the beautiful, one of the amazing tragedies of विलियम शेक्सपियर, जो काफी पॉपुलर रही है। तो इसका जो सोर्स है ये, इसने आपको पूरा बताया है कि कैसे रेशियल इशू को दिखाया गया है, किस तरह से डेस्टिमोना का कैरेक्टर, ओथेलो का कैरेक्टर, ओथेलो के अलावा इयागो का कैरेक्टर, इमिलिया का कैरेक्टर, और सो मेनी कैरेक्टर्स यू फाइंड। और उसमें कैसे जो है रेशियल फीलिंग है, कैसे एक ब्लैक मूर जो है एक फेरी क्रिश्चियन गर्ल से उसका शादी होता, तो वो एक प्रॉब्लम होती, जबकि वो बहुत बहादुर है। दिस थिंग्स यू फाइंड कि कलर फीलिंग को लेकर के उस इशू को रखा गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज प्लेस हैड बीन कॉल्ड मैनली। वो किसका प्ले है जिसमें पुरुषत्व नजर आता है, मैनली आपको नजर आती है। दिस इज वाइकरली, WICHERLEY। वाइकरली एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा जो लिटरेरी टर्म्स का ही या फॉर्म्स ऑफ ड्रामा का है। whose plays had been called मैनली, किसके प्ले में पुरुषत्व नजर आता है, मैनली नजर आता है। ये मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज वाइकरली, 4 का आप इसको देख रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल्स वर्क इन इंग्लिश। वर्जिल के वर्क को इंग्लिश में सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया है, डगलस। इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, रखना है। फिर भी जो दो आंसर मैं बात करना चाहूंगा, एक आपका ऑप्शन ड्राइडेन दिया है। ड्राइडेन जो थे वो रेस्टोरेशन एज के बहुत ही फेमस पोएट और ड्रामेटिस्ट थे। इनका जो फेमस वर्क है वो आपका है अब्सलम एंड एचिटोफेल पोयम में। इनका जो ड्रामा में रेस्टोरेशन ट्रेजेडी में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। रेस्टोरेशन ट्रेजेडी जो उनकी रही है वो ऑल फॉर लव, जो शेक्सपियर की एंटनी और क्लियोपेट्रा पर ही आधारित था। और जो ड्राइडेन थे वो पहले ऑफिशियल थे, जॉन ड्राइडेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर डगलस है वो तो अपनी जगह है। शेक्सपियर के बारे में वी ऑल नो कि शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए, ऑन 23 अप्रैल 1660 में मौत होती है। 37 प्लेज है, 154 सॉनेट्स है, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है। दिस थिंग्स वी सी, दिस थिंग्स वी फाइंड। तो ऐसा नहीं कि कुछ उसमें और नया है, बाकी आप सारे लोग उससे वाकिफ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीमस हेनी ट्रांसलेटेड बियोल्फ। बियोल्फ के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बियोल्फ जो है इंग्लिश, पहला इंग्लिश एपिक है। बियोल्फ जो है ये आपका फर्स्ट इंग्लिश एपिक, FIRST, फर्स्ट इंग्लिश एपिक। इसका ट्रांसलेशन सीमस हेनी ने किया है।
अब उन्होंने किस भाषा में किया यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, मैं भी इनका नाम पहली बार सुन रहा हूँ, उन्होंने हो सकता है किसी में ट्रांसलेट किया हो, लेकिन बियोल्फ जो आया था वो तो इंग्लिश में आया था। तो सीमस हेनी ने जो बियोल्फ है फर्स्ट इंग्लिश एपिक है। और यह कौन से एपिक का एग्जाम्पल है? ट्रेडिशनल एपिक का, जिस कैटेगरी में आपका रामायण, जिस कैटेगरी में महाभारत, जिस कैटेगरी में होमर का इलियड एंड ओडिसी आता, उसी कैटेगरी का बियोल्फ रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन उन्होंने 1999 ईस्वी में किया। तो डेट आपको तो लर्न हो ही जाएगा, डेट कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जानकारी ये है कि जो बियोल्फ है वो इंग्लिश का पहला एपिक है और एंग्लो सैक्सन एज में आया हुआ था। और यह जो एपिक है वह आपका क्या था कि इट्स एन एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि प्राइमरी एपिक या ट्रेडिशनल एपिक का एग्जाम्पल रहा है और इसका ये ट्रांसलेशन हुआ है। फील्डिंग्स टॉम जोन्स के, जो फील्डिंग का नॉवेल है टॉम जोन्स, ये कब पब्लिश हुआ था? ये 1749 में पब्लिश हुआ था। फील्डिंग का जो टॉम जोन्स नॉवेल है ये काफी फेमस है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि नॉवेल ऑफ एक्शन, नॉवेल ऑफ कैरेक्टर को लेके बात चल रही थी। और एक और पॉइंट पे डिस्कस किया गया था, वो ये था कि जो फील्डिंग है, हेनरी फील्डिंग, ये आपके फोर वील्स ऑफ द नॉवेल का हिस्सा है। और जो फोर वील्स ऑफ द नॉवेल है, इफ यू सी, तो ये 18 सेंचुरी में आए हुए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम हेनरी फील्डिंग है। इन्होंने अपने नॉवेल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा था। जोसेफ एंड्रयूज इनका एक नॉवेल था, उसको इन्होंने कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा था। दैट वाज द पैरोडी ऑफ उनका क्या नाम है, सैमुअल रिचर्डसन की पामेला का। तो फील्डिंग्स का टॉम जोन्स केम इन 1749। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉट अ लेक पोएट। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। लेक पोएट में जॉन कीट्स नहीं आते हैं, क्योंकि जॉन कीट्स का लेक डिस्ट्रिक्ट से कोई रिलेशन नहीं था। बाकी कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और साउदे, ये सब के सब जो है तीनों, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड साउदे, ये तीनों जो है लेक पोएट्स के भी नाम से जाने जाते हैं, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स के भी नाम से जाने जाते हैं। तीनों लोगों में एक अच्छी बॉन्डिंग थी। और ये लोग जो है कीट्स को, बायरन को, और आप कह सकते हैं कि ले हंट और पीवी शैली को बहुत पसंद नहीं करते थे। कॉलेज को सुपरनेचुरल पोयर के रूप में जाना जाता है, वर्ड्सवर्थ को नेचुरल पोयर के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट साउदे जो है ये लाउरियट पोयर भी थे। 1843 में जब लाउरियटशिप इनके हाथ से निकल जाता, मतलब ये मर जाते तो लाउरियटशिप इनके हाथ से निकल जाता, वर्ड्सवर्थ को लाउरियटशिप मिलता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जनरल चीजें, जो हम और ऑप्शन के साथ डिस्कस कर दे रहे हैं, जिससे आपको एक बार रिकॉल हो जा रहा है। हु कलेक्ट्स 10 फॉल्स ऑफ शेक्सपियर, ये डॉक्टर जॉनसन का है। डॉक्टर जॉनसन अंग्रेजी के पहले, ही वॉज द लेक्सिकोग्राफर, ही जस्ट रोड फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी इन इंग्लिश इन 1755। अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा, जो 1755 ईस्वी में आती है। और इन्होंने एक क्रिटिकल ऐसे भी लिखा था, प्रीफेस टू शेक्सपियर करके जो है, उसमें उन्होंने जो है जो 10 फॉल्स है शेक्सपियर को, उसको लेकर को बात करते हैं। तो हु कलेक्ट्स 10 फॉल्स ऑफ शेक्सपियर, दैट इज जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु डज नॉट बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट सेक। अर्नॉल्ड। अर्नॉल्ड आर्ट फॉर आर्ट सेक में नहीं विश्वास करते, क्यों? क्योंकि अर्नॉल्ड को आर्ट फॉर लाइफ सेक में विश्वास करते हैं, आर नॉट आर्ट फॉर आर्ट सेक। बाकी वाल्टर पेटर और वाइल्ड, विस्लर, ये सब आर्ट फॉर आर्ट सेक में यकीन करते हैं। तो दीज वर द 10 क्वेश्चंस व्हिच आई डिस्कस विद यू, कि अर्नॉल्ड जो है, मैथ्यू अर्नॉल्ड विक्टोरियन एज के वेल नोन पोएट हैं। उनके जो पोएम्स हैं वो सब लगभग लगभग एलिजीज की कैटेगरी में आते हैं। चाहे डोवर बीच हो, फारसेकेन बर्मन हो, थायरिसिस हो, स्कॉलर जिप्सी हो, मेमोरियल वर्सेस हो, जो भी पोएम्स उन्होंने लिखा वो सब उसका हिस्सा है। सो आई थिंक कि यू गॉट इट, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही। तो ये एक फाइल थी 10 क्वेश्चंस की, जो मैंने आपसे शेयर किया था। अब मैं इसके बाद एक दूसरी फाइल में शेयर करूंगा, जो कि जिसमें कई क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस ही आज डिस्कस करूंगा। इट्स द
Oh, sharing. Yeah, this was the question. जिसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हम सब लोगों को ध्यान में रखना है। एक पहला जो है टेस्ट इंग्लिश लिटरेचर प्रैक्टिस सेट 1 करके है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो वर्ड्सवर्थ रोट अ सॉनेट। वर्ड्सवर्थ ने सॉनेट किसके ऊपर लिखा था? हम सबको पता है कि वर्ड्सवर्थ का एक सॉनेट है जो उन्होंने मिल्टन के ऊपर लिखा, उसको मिल्टन आर लंदन 1802 कहा जाता है। तो एक बहुत कॉमन सी बात है कि वर्ड्सवर्थ ने जो सॉनेट लिखा वो मिल्टन के ऊपर लिखा है। सर फिलिप सिडनी पर सॉनेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके ऊपर जो है एक एलिजी लिखी गई है, एस्ट्रोफेल। वो किसने लिखा है? वो जो है आपके पोएट पोएट कल मैंने बात किया था जिनका नाम है एडमंड स्पेंसर, उन्होंने लिखा, वो एलजी लिखे हुए। शेक्सपियर के ऊपर जो सॉनेट लिखा गया है, टू शेक्सपियर मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ ने सॉनेट किसके ऊपर लिखा? जॉन मिल्टन के ऊपर लिखा। इन डिकेंस नॉवेल, जो डिकेंस का नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, द टू सिटीज रिफर्ड, डिकेंस का एक नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें जो दोनों शहरों का जिक्र किया गया और टू का ए है लंदन एंड पेरिस का जिक्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकेंस, हमें पता है कि डिकेंस जो है बड़े नॉवलिस्ट हैं। उनका जो नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड बड़ा फेमस रहा है। इसके अलावा ओलिवर ट्विस्ट उनका नॉवेल रहा है। वो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं और विक्टोरियन एज का जो इश्यूज है, एजुकेशन सिस्टम, बोर्डिंग हाउस, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने काफी उसको क्रिटिसाइज किया। मैथ्यू अर्नोल्ड का एक वर्क है कल्चर एंड एनार्की डील्स विद, ये एथिक्स को डील करता है। जो मैथ्यू अर्नोल्ड का कल्चर और एनार्की है, इसमें उन्होंने एथिकल इश्यूज को उठाया हुआ है। इन कीट्स लेमिया, कीट्स, जॉन कीट्स जिनको पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है और पोएट ऑफ ओड कहा जाता है, उनका एक वर्क है लेमिया। उसपे जो लेमिया है वो क्या है? लेमिया वाज अ सरपेंट वुमन, यह जो है एक सरपेंट वुमन रही है। हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, बहुत फेमस है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको कहा है, तो 5 का बी होगा। छठे में है हु हैज पब्लिश्ड हिज एसेज अंडर द टाइटल द राउंड टेबल, किस आदमी ने अपने एसेज को जो है राउंड टेबल, ये भी बहुत फेमस है, विलियम हैजलिट ने अपने एसेज को द राउंड टेबल के नाम से पब्लिश कराया है। व्हाट इज मीन बाय डिनाउमेंट, एक ये मैंने पढ़ाया भी था और ये चीज ध्यान में रखना है। डिनाउमेंट का मतलब होता है द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी, जब कॉमेडी का समापन होता है तब उसको क्या जाता है? डिनाउमेंट कहा जाता है, द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी। तो यू फाइंड कि डिनाउमेंट इट रिफर्स टू द एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गॉर्बोडक, अंग्रेजी का पहला जो ट्रेजेडी गॉर्बोडक था, was later given the title, ये आपको भी पता, 8 उसका जो टाइटल था फेरिक्स एंड फॉरेक्स था, द टाइटल वाज फेरिक्स एंड फॉरेक्स। प्रायरिटी दाई नेम इज ओमेन, ये हम सबको पता है, ये हैमलेट से लिया गया है। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो टेक्निक है इसको विलियम जेम्स ने यूज किया हुआ है और अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। और विलियम जेम्स हेनरी जेम्स के भाई थे। बाद में इसी टेक्निक को नावलिस्ट ने यूज किया और जो नावलिस्ट ने यूज किया उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। जेम्स जॉयस भी यूज करते हैं, वर्जीनिया वुल्फ भी यूज करती है, हेनरी जेम्स ने भी यूज किया हुआ है। लेकिन जो ये टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, पहली बार अगर इसका किसी ने यूज किया या मार्केट में लाया तो कौन रहे? विलियम जेम्स रहे। बाकी नॉवेल भी इसको किसने अप्लाई किया? जेम्स जॉयस ने, वर्जीनिया वुल्फ ने, हेनरी जेम्स ने। सिगमंड फ्राइड कौन है? साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इंग्लिश लिटरेचर प्रैक्टिस से 2, पहला आपका क्वेश्चन है कि सिनेकन प्लेज वर रेंडर्ड इनटू इंग्लिश, सिनेकन प्लेज जो है इंग्लिश में किसके द्वारा लाए गए? तो सिनेकन प्लेज इंग्लिश में हेवुड के द्वारा लाए गए हैं, पहले का सी। टाटस मंडस एजिड हिस्टोरियन, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका क्या मतलब है?
ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। टॉटस मंडस एजिट हिस्टोरियन, इसका मतलब ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तीसरा क्वेश्चन, हु फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, ये चौसर के लिए यूज किया जाता है। एमी एमी मॉवेल ऐसी करके कुछ एक क्रिटिक उन्होंने कहा था। तो ये क्वेश्चन है किसके लिए, चौसर के लिए है, कि कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज राइम रॉयल, चार का डी सही है। राइम रॉयल को मतलब द 10 syllabic line arranged in 7 lines, this is rhyme royal. The word renaissance seems to have been first in the book named as, renaissance पहली बार हिस्टोरी डी फ्रांस में, 5 का डी। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है ये चीजें रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फर्स्ट यूज्ड ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स का यूज सबसे पहले किसने किया, हम सब लोगों को पता है हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे ने ब्लैंक वर्स का यूज किया हुआ है। जब उन्होंने जो है वर्जिल की एनीट का ट्रांसलेशन किया था, तब उन्होंने पहली बार उसका यूज किया था, बुक सेकंड बुक फोर में। आउट ऑफ 154 सॉनेट्स, 126 सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर एड्रेस टू, डब्ल्यू एच को एड्रेस है। एक से लेकर 126 सॉनेट जो है उन्होंने डब्ल्यू एच को एड्रेस किया है। उसके बाद का जो सॉनेट है डार्क लेडी को, जो बाद के दो है क्यूपिड को उन्होंने एड्रेस किया है। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द टू प्लेस, जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है एक कब घटित होता है, 1453 ईस्वी में। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू द टुक प्लेस इन 1453 में, वही से। हु इज ऑफ द व्यू दैट चासर इज नॉट एज ग्रेट एज अ क्लासिस्ट, ये अर्नोल्ड का कहना है कि चासर उतने महान नहीं थे जितना कि क्लासिस्ट थे। ये बात किसने की, अर्नोल्ड ने। हु से who say of all his women Imogen is most perfect, ये मिसेस जेम्सन का स्टेटमेंट है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल एक नजर में आपको उसको लर्न करना है, समझ लेना है, वहां कोई लॉजिक नहीं चल सकता, कोई कहानी नहीं चल सकती है। अगर कोई डेट आता है, कोई स्टेटमेंट आता है, तो उसमें नहीं हो सकता, वैसे और जगहों पर रुकिया। तो मेरा जो टारगेट है कि मैं 30 क्वेश्चंस के साथ आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आई हैव डन 30 क्वेश्चन एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड। और बाकी के बचे हुए कल हम उसको शुरू करेंगे, और आगे भी इसमें मैंने आपको भेजा हुआ है। एक बार आप जो बचे हुए क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे सॉल्व कराने का पर्पज ये है कि बस आपको वो चीजें आ जाए, और जो और उसमें अगर कुछ पॉइंट्स निकल आए तो हम और डिस्कस कर ले। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इतने कॉमन है कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस कंपटीशन के लिए, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कंक्लूडिंग हियर, वी विल मीट टुमारो, कल हम लोगों की मुलाकात होगी विद मोस्ट हार्टी क्वेश्चन।